आज हम हिंदी शिक्षण विधियों के अंतर्गत एक टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा। सबसे पहले हम निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की जो अवधारणा है इसके बारे में सामान्य परिचय करेंगे, या ये जो दो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के अर्थ को समझने का है वो प्रयास करेंगे। सबसे पहली जो बात है कि निदानात्मक परीक्षण है, यानी ये किसी भी विद्यार्थी के अंदर अगर किसी प्रकार की वाचन में, पठन में या लेखन में कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को जानने का एक तरीका है। इसलिए ये एक प्रकार का क्या है, परीक्षण है, जबकि उपचारात्मक क्या है, शिक्षण है। यानी निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से अपन ने बालक की जो कमजोरियां हैं या उसकी जो कमियां हैं उनका जो पता लगाया है, उसके समाधान के लिए जो शिक्षण किया जाएगा वो क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। तो निदानात्मक एक परीक्षण है, उपचारात्मक एक क्या है, शिक्षण है। पहले निदानात्मक परीक्षण होता है और उसके उपरांत उपचारात्मक शिक्षण है वो करवाया जाता है। सबसे बड़ी बात है ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित है या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। निदानात्मक शिक्षण कर लिया जाता है, अगर परीक्षण कर लिया जाता है, अगर अपन उपचारात्मक शिक्षण नहीं करते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है, और निदानात्मक परीक्षण के बगैर उपचारात्मक शिक्षण का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए दोनों ही जो अवधारणा है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन इनका एक क्रम है। सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण होता है और निदानात्मक परीक्षण के उपरांत होता है उपचारात्मक शिक्षण। और निदानात्मक जो परीक्षण होता है इसका मूल जो उद्देश्य होता है वो छात्रों के अंदर जो भी कमजोरियां है ना, उन कमजोरियों का पता लगाना। इसके अलावा निदानात्मक परीक्षण के अलावा बुद्धि परीक्षाएं भी होती है। तो जो बुद्धि परीक्षाएं होती हैं उनके माध्यम से किसी भी छात्र या बालक की जो योग्यता होती है उस योग्यता की जांच की जाती है। लेकिन निदानात्मक जो परीक्षण होता है इसके माध्यम से छात्र के अंदर जो कमजोरियां होती हैं या उसकी जो कमियां होती है उसका पता लगाया जाता है। फिर उन कमियों के समाधान के लिए जो शिक्षण करवाया जाता है उसको अपन कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अब अपन अगर इसकी प्रस्तावना के रूप में बात करें तो शिक्षार्थियों की भाषा में प्राय अब हिंदी में मुख्य रूप से कमजोरी या तो वाचन को लेकर होती है, या पठन को लेकर होती है, या लेखन को लेकर अनेक प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। और इन त्रुटियों के अनेक क्या होते हैं, कारण होते हैं, और एक प्रभावी शिक्षण में ये त्रुटियां एक प्रकार से बाधा के रूप में है वो कार्य करती हैं। इसलिए शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के भाषागत दोषों या कमियों को जानने और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय करें। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों की सम प्राप्ति में पाए जाने वाले दोषों या कमियों का समग्र ज्ञान है वो हो सकता है। कहने का मतलब है बालकों के अंदर जो भी भाषागत समस्या है, जैसे वाचन को लेकर समस्या है, पठन को लेकर समस्या है, या लेखन को लेकर समस्या है, इन समस्याओं की जांच करने के लिए या इन समस्याओं की पहचान करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। और निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से जो अपन ने कमियां प्राप्त की हैं उन कमियों को सुधारने के लिए शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसको अपन कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। फिर अपन निदानात्मक परीक्षण को थोड़े और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो निदान जो शब्द है ना वो मूल रूप से चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। यानी निदान जो शब्द है वो मूल रूप से हिंदी विषय का या अन्य किसी भी सामाजिक विषय का नहीं है। इसका मूल रूप से शब्द संबंध किससे है, चिकित्सा शास्त्र है, शास्त्र से है। अब चिकित्सा शास्त्र का यह मतलब होता है जैसे कोई एक डॉक्टर होता है, वो जब उपचार करता है तो सबसे पहले जो बीमारी होती है उस बीमारी के जो कारण होते हैं
उन कारणों की जांच करता है, जांच करने के बाद उन कारणों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के उपरांत उस बीमारी का क्या करता है, उपचार करता है। तो इसी तकनीक का प्रयोग हिंदी विषय के अंतर्गत भी है वो किया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बालक की जो कमजोरियां होती हैं उसका पता लगाया जाता है, फिर उन कमजोरियों के सुधार के लिए जो शिक्षण करवाया जाता है उसको उपचारात्मक शिक्षण है वो कहते हैं। तो निदान शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र से आया है। अच्छा चिकित्सक किसी रोगी का उपचार करने से पूर्व अनेक परीक्षणों, उपकरणों और प्रश्नों के द्वारा रोगी की बीमारी के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, फिर प्राप्त जानकारी के विश्लेषण और अध्ययन के बाद रोग का निदान करता है और तदनुकूल उपचार है वो करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जब शिक्षार्थी के शैक्षणिक स्वास्थ्य को लेकर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे शैक्षणिक निदान और शैक्षणिक उपचार कहते हैं। शैक्षणिक निदान शैक्षणिक उपचार अथवा औपचारिक शिक्षण की क्या है, आधार भूमि है। दूसरे शब्दों में शैक्षणिक निदान और शैक्षणिक उपचार एक ही सिक्के के हैं वो दो पहलू है। इसका मतलब निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, या अपन कह सकते हैं ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। पहलू इसलिए कह रहे हैं कि पहले निदान होता है फिर उपचार होता है। निदान अगर अपन नहीं किया तो उपचार का कोई औचित्य नहीं है और बगैर निदान के उपचार करना संभव नहीं है। इसलिए ये दोनों अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसके अलावा देखो ब्रूनर और मेलवी ने निदानात्मक एवं उपचारात्मक जो शिक्षण है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। नैदानिक परीक्षणों का प्रमुख उद्देश्य किसी विषय वस्तु में बालक की विशुद्ध कमजोरियों को प्रकाश में लाना। यानी ये कह रहे हैं निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य क्या होता है, बालकों की जो भी कमजोरियां उसको प्रकाश में लाना ताकि कमजोरियों के कारणों की छानबीन कर सुधार हेतु उपचारात्मक कदम है वो उठाए जा सके। तो कहने का मतलब है ब्रूनर और मेलवी ने इस परिभाषा के माध्यम से नैदानिक जो परीक्षण है उसको भी स्पष्ट कर दिया है और उपचारात्मक जो शिक्षण है उसको भी उन्होंने स्पष्ट है वो करने का प्रयास किया है। अब अपन पढ़ेंगे निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों की भाषा से संबंधित त्रुटियों की पहचान करना। अब भाषा से संबंधित त्रुटि पठन से संबंधित हो सकती है, लेखन से संबंधित हो सकती है या अन्य किसी प्रकार की हो सकती है। तो निदानात्मक परीक्षण का सबसे पहला उद्देश्य है भाषा से संबंधित बालक के अंदर जो भी त्रुटियां हैं, जो भी समस्या है उनकी पहचान करना या उनको पकड़ना। नेक्स्ट, जैसे पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, समझने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। विद्यार्थियों की कमजोरियों के कारणों का क्या करना, विश्लेषण करना। फिर उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना और सार्थक शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थियों की भाषा क्षमता में उत्तरोत्तर प्रगति करना। अब देखो इसमें ये चार तो है सामान्य उद्देश्य, ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो निदानात्मक शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य है। अब सामान्य उद्देश्य में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले भाषागत जो भी त्रुटियां होती है उससे संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसकी पहचान करते हैं, या बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, समझने में अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही तो उसका पता लगाते हैं। तो पहला भाषा संबंधित त्रुटियां होगी, फिर भाषा संबंधित त्रुटियां जैसे पढ़ने से संबंधित समस्या हो सकती है, लिखने से संबंधित समस्या हो सकती है, बोलने से संबंधित या समझने से संबंधित कोई भी उसकी समस्या हो सकती है। तो अपन सबसे पहले उसकी समस्या की क्या करते हैं,
पहचान करते हैं। यानी निदानात्मक परीक्षण में सबसे पहले बालक की जो कमजोरियां होती है उनका पता लगाया जाता है। कमजोरियों का पता लगाने के बाद उन कमजोरियों के जो कारण होते हैं उन कारणों का भी विश्लेषण किया जाता है। तो निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसके अपन दो चरण कह सकते हैं। पहला जो चरण होता है उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बालक की जो कमजोरी है उस कमजोरी का पता लगाते हैं, और कमजोरी के बाद इस कमजोरी के क्या कारण है उसकी भी अपन क्या करते हैं, जांच करते हैं। जैसे मान लो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, तो पढ़ने में दिक्कत है ये एक बच्चे की क्या होगी, कमजोरी। फिर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत क्यों है, उसमें पढ़ने की दिक्कत के क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों का भी अपन निदानात्मक परीक्षण में क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण में सबसे पहले कमजोरियों का पता लगाया जाता है और उसके उपरांत उस कमजोरी के क्या कारण है उसका भी इसमें क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण करने के उपरांत इन कारणों के समाधान के लिए अपन क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण की योजना भी बनाई जाती है। योजना बनाने का मतलब है जो कारण है उन कारणों के समाधान के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, इसका भी अपन निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत है वो प्रयोग करते हैं। तो ये जो मैंने चार बताए ये चारों इसके क्या है, सामान्य उद्देश्य है, लेकिन पांचवा इसका क्या है, विशिष्ट उद्देश्य है। अब निदानात्मक परीक्षण का विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि सार्थक शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थी की भाषा क्षमता में उत्तरोत्तर प्रगति करना, ये इसका क्या है, विशिष्ट उद्देश्य है। यानी कोई भी विद्यार्थी जब तक उसकी जो कमियां हैं उसमें सुधार नहीं होगा तब तक वो अपने अंदर भाषा से संबंधित जो भी क्षमता है उसका विकास है वो नहीं कर सकता। इसलिए पहले जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो जाए, और इनके समाधान करने का जो प्रमुख उद्देश्य या जिसको अपन विशिष्ट उद्देश्य कह सकते हैं वो होता है प्रत्येक बालक के अंदर भाषा की क्षमता का क्या करना, विकास करना। तो भाषा की क्षमता का विकास करना ये निदानात्मक परीक्षण का क्या हो गया, विशिष्ट उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्य में अपन क्या करते हैं, भाषा से संबंधित जो त्रुटियां होती उनकी पहचान करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसकी जो कमजोरियां होती हैं उन कमजोरियों का पता लगाते हैं। फिर कमजोरियों के जो कारण है उसकी जांच करते हैं, और कारणों की जांच के उपरांत अपन उपचारात्मक शिक्षण की योजना है वो बनाते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण का जो अंतिम उद्देश्य है वो अपन कह सकते हैं बालक के अंदर भाषा क्षमता का विकास करना। तो ये निदानात्मक परीक्षण के क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब सब नेक्स्ट में अपन देखें कि शैक्षणिक निदान की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में वो तो शैक्षणिक निदान की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहला जो चरण होता है वो क्या होता है, उसमें छात्र की जो कमजोरियां होती है उसकी पहचान है वो की जाती है, जैसा कि अपन ने उसके उद्देश्य में पढ़ा। तो शैक्षणिक निदान की प्रक्रिया में सबसे पहला जो चरण होता है इसमें हम क्या करते हैं, बालक की जो कमजोरियां होती हैं उसकी पहचान करते हैं। फिर उन कमजोरियों के जो कारण होते हैं उन कारणों का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ये दूसरा काम होता है। इसके अलावा जो शिक्षक होता है ना वो अपनी जो शिक्षण से संबंधित जो कमियां हैं उसकी भी इसमें जांच करता है। तो कई बार कुछ समस्याएं शिक्षार्थियों की वजह से भी हो सकती है, कई बार कुछ समस्याएं जो शिक्षक के द्वारा जिन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा रहा है उसके कारण भी है वो हो सकती है। इसलिए शैक्षणिक निदान की जो प्रक्रिया होती है उसमें अपन बच्चों की कमजोरियों और कारणों का भी विश्लेषण करते हैं। उसके साथ साथ शिक्षक के द्वारा शिक्षण के लिए जिन शिक्षण विधियों का या जिन शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उसकी भी जांच है वो करते हैं। अगर इसमें समस्या है तो फिर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इन शिक्षण विधियों में भी सुधार किया जाएगा। तो शैक्षणिक निदान की प्रक्रिया के अपन 3 चरण कह सकते हैं। सबसे पहला चरण होता है उसमें अपन क्या करते हैं, बालक की जो कमजोरियां होती है उस कमजोरियों की पहचान करते हैं। फिर कमजोरियों के जो कारण है उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक होता है
वो अपने शिक्षण से संबंधित जो भी विधियां होती हैं, जो भी उसकी तकनीक होती है, उसकी भी उसके द्वारा जांच है वो की जाती है। तो शैक्षणिक निदान की प्रक्रिया के अपन 3 चरण है वो कह सकते हैं। कमजोरियों का पता लगाना, कारणों का विश्लेषण करना, इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जिन जिन शिक्षण विधियों का या शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है उसकी भी जांच है वो की जाती है। अब नेक्स्ट आता है उपचारात्मक शिक्षण। इससे पहले अपन ने पढ़ा है निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसका जो मूल उद्देश्य है वो है बालक की जो कमजोरियां हैं उसको पता लगाना, कमजोरियों के जो कारण है उनकी जांच करना, फिर उन कारणों के समाधान के लिए जो शिक्षण जो करवाया जाता है उसको अपन कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अब देखो शिक्षण 2 प्रकार का होता है, एक होता है विकासात्मक शिक्षण और एक होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो पहले विकासात्मक शिक्षण होता है और उसके उपरांत होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को कक्षा में जो शिक्षण करवाया जाता है, जैसे मैं आपको निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की जो विषय वस्तु है वो पढ़ा रहा हूं, तो कक्ष में विद्यार्थियों को जो भी शिक्षण का कार्य करवाया जाता है उसको अपन कहते हैं विकासात्मक शिक्षण। और विकासात्मक शिक्षण के अंदर अगर कोई कमियां रह जाती है तो उन कमियों के सुधार के लिए जो शिक्षण करवाया जाएगा उसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले कौन सा होगा विकासात्मक शिक्षण, उसके बाद कौन सा होगा उपचारात्मक शिक्षण। विकासात्मक शिक्षण का मतलब होता है कक्ष के अंदर एक शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों को जो भी ज्ञान दिया जाता है या भाषा से संबंधित जो भी उनको नॉलेज उपलब्ध कराया जाता है या कक्ष की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको अपन विकासात्मक शिक्षण कहते हैं। और विकासात्मक शिक्षण में अगर कोई कमियां रह जाती हैं तो उन कमियों के सुधार के लिए जो अपन शिक्षण करवाते हैं उसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो इसको थोड़ा अपन देख लेते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि छात्र किसी विषय या कौशल में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, अधिगम प्रक्रिया में वह अपने ज्ञान अनुभव में नया आयाम जोड़ता जा रहा है, प्रशिक्षण तथा अनुभव के माध्यम से अपने व्यवहार को संशोधित तथा संवर्धित करता जा रहा है, वह निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से क्रमिक रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करता जा रहा है। सामान्य शिक्षार्थियों का कक्षा में शिक्षण विकासात्मक शिक्षण है वो कहलाता है। तो कक्ष में जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है या मैं आपको जो शिक्षण करा रहा हूँ इसको अपन क्या कहते हैं विकासात्मक शिक्षण। और विकासात्मक शिक्षण की जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, अब अपना टॉपिक आ गया है उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक जो परीक्षण होता है उस परीक्षण के माध्यम से अपन कमजोरियों का पता लगाते हैं। कमजोरियों के बाद अपन कमजोरियों के जो कारण होते हैं उन कारणों की जांच करते हैं या कारणों का क्या करते हैं विश्लेषण करते हैं। और कारणों के विश्लेषण के बाद इन कारणों के समाधान के लिए अपन उपचारात्मक शिक्षण की एक योजना बनाते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण की जो अपन योजना बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है ये जो कारण है इन कारणों का क्या करना समाधान, यानी बालक की जो कमजोरियां होती हैं या उन कमजोरियों के जो कारण होते हैं उन कारणों के समाधान के लिए जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। अब जो ये जो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण में किसी एक विद्यार्थी की जो समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। और जो सामूहिक उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसमें किसी एक समूह या कक्षा के जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनको सामूहिक रूप से उनकी जो समस्या है उसका समाधान है वो किया जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण में व्यक्तिगत जो शिक्षण होता है वो कम होता है और सामूहिक शिक्षण है वो अधिक होता है, क्योंकि अधिकांश विद्यालयों के अंदर जो कक्षा में जो छात्रों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है, इसलिए व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण है वो संभव नहीं है। इसलिए
अपने सामान्यतः जो चलता है उसको अपन कहते हैं सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण। अब अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो कमजोर विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम के दोषपूर्ण प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। यानी उपचारात्मक शिक्षण में कौन होते हैं? कमजोर विद्यार्थी होते हैं। तो इससे पहले अपन ने पढ़ा विकासात्मक शिक्षण। तो विकासात्मक शिक्षण तो वो कक्षा कक्षी प्रक्रिया में होता है, उसमें कमजोर विद्यार्थी भी होते हैं और जो पढ़ने में होशियार जो विद्यार्थी होते हैं वो भी साथ में होते हैं। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण के अंदर मुख्य रूप से जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनको भी उनके लिए शिक्षण व्यवस्था है वो की जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उपचारात्मक शिक्षण केवल कमजोर विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है। मुख्य रूप से तो ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए होता ही है, लेकिन जो विद्यार्थी भाषा के क्षेत्र में उनका ज्ञान मजबूत है या वो उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, उनके लिए भी ये किया जा सकता है। लेकिन इसमें अंतर होता है कि कमजोर विद्यार्थियों के लिए जो उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है उसका मूल उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के अंदर जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों में सुधार करना। और जो विद्यार्थी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं उनकी जो भाषा पर जो पकड़ है उसको और मजबूत करने के लिए यानी और बेहतर करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण है वो करवाया जा सकता है। सामान्यतः ये उपचारात्मक शिक्षण कमजोर विद्यार्थियों के लिए किया जाता है, लेकिन जिन विद्यार्थियों की भाषा पर अच्छी पकड़ है उस पकड़ को और मजबूत करने के लिए भी उनको विशेष दिशा निर्देश है वो दिए जा सकते हैं। ऐसा शिक्षण दोषों के निदान पर है वो आधारित होता है। निदान का मतलब उनका समाधान करना और शिक्षार्थी की कमजोरियों को दूर करता है। उपचारात्मक शिक्षण का एक विस्तृत अर्थ में होता है वह है विकासात्मक स्वरूप। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनमें भाषा संबंधी दोष तो नहीं होते किंतु उनको वाचन करने एवं अन्य पक्षों में अधिक कुशलताएं प्राप्त करने के लिए सहायता की आवश्यकता है वो होती है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनको ये सहायता दे दी जाती है। इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण दो प्रकार की क्रियाओं की ओर संकेत करता है। सबसे पहला इसका क्या है? दूषित मनोवृत्तियों एवं त्रुटियों आदतों को समाप्त करना और गलत ढंग से सीखी गई अधिगम सामग्री का क्या करना? पुनः शिक्षण करना। ऐसी आदतों, कौशलों एवं मनोवृत्तियों को सिखाना जो सीखी जानी चाहिए। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण के अपन ने दो पक्ष देख लिए। एक तो ये क्या करता है, कमजोर जो विद्यार्थी होते हैं उनकी उनकी जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है और उनमें भी भाषा को लेकर छोटी मोटी अगर कोई कमी है तो उसके लिए भी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा सकता है। तो उपचारात्मक शिक्षण है वो कमजोर विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करता है और जो विद्यार्थी भाषा में अच्छी पकड़ रखते हैं उनकी पकड़ को मजबूत करने का भी प्रयास करता है। अब है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला है प्राप्त ज्ञान में कमियों का क्या करना? निराकरण करना। उपचारात्मक शिक्षण का सबसे प्रमुख कार्य है प्राप्त ज्ञान, यानी आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के अंदर जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसका क्या करना? समाधान करना। कौशलों की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों एवं दोषों को सुधारना, समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना, समाज से स्वीकृत आदतों का परिमार्जन करना। इसका मतलब होता है कई बार कुछ ऐसी कमजोरियां होती हैं विशेषकर भाषा को लेकर, वो इसलिए होती हैं कि समाज में उसके संबंध में जो भी धारणाएं होती हैं वो गलत होती है।
तो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसका भी समाधान किया जाता है। विषय विशेष को सीखने में अक्षमताओं को है वो दूर करना, ये उपचारात्मक शिक्षण के क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। तो सबसे पहला क्या है, जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या है, उनका क्या करना, समाधान करना। दूसरा है कौशलों की अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो भी त्रुटियां हैं, दोष है, उनका क्या करना, समाधान। या कौशल का मतलब है जैसे पठन कौशल को लेकर कोई समस्या है, बालक में लिखने को लेकर कोई समस्या है, तो उन समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। तीसरा इसमें लिखा गया है समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना। समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करने का मतलब है बालक के अंदर भाषा से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको मजबूत करना या उसको विकसित करना। और इसके अलावा समाज की जो स्वीकृत जो आदतें हैं उनको लेकर कोई समस्या है तो उनका परिमार्जन करना है, उसमें सुधार करना। इसके अलावा विषय विशेष को सीखने में जो भी अक्षमता है उन अक्षमताओं को दूर करके बालक के अंदर भाषा से संबंधित जो क्षमता है उसका क्या करना, विकास करना। ये उपचारात्मक शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। फिर नेक्स्ट, फिर नैदानिक और उपचारात्मक जो कार्य है इनका परस्पर का जो संबंध है उसको लेकर यहाँ कुछ विषय वस्तु दी गई है। तो इसके संबंध में अपन ने पहले ही चर्चा की है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ये दो ऐसी अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, फिर उपचारात्मक शिक्षण होता है। अगर निदानात्मक परीक्षण नहीं है तो फिर उपचारात्मक शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए इन दोनों अवधारणाओं को एक दूसरे का पूरक है वो माना जाता है, या अपन कह सकते हैं ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित है या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। अगर अपन ने निदान कर लिया और उपचार नहीं किया तो उसका कोई औचित्य नहीं है, और अगर अपन ने निदान नहीं किया तो अपना उपचार है वो नहीं कर सकते। इसलिए दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो शैक्षणिक निदान है औपचारिक शिक्षण एक ही शिक्षण प्रक्रिया के दो क्या है, अभिन्न पहलू या अंग है। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व क्या है, निरर्थक है। शैक्षणिक निदान ही औपचारिक शिक्षण की क्या करता है, आधार भूमि है वो प्रस्तुत करता है। अतः इसी प्रकार औपचारिक शिक्षण के अभाव में शैक्षणिक निदान एक अर्थहीन एवं लक्ष्यहीन प्रक्रिया है। अतः दोनों मिलकर एक ही शिक्षण प्रक्रिया का रूप है वो धारण करते हैं। तो कहने का मतलब है सबसे पहला जो चरण है वो नैदानिक परीक्षण है, उसका अगला जो चरण है उसको अपन कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। पहले चरण के बाद दूसरा चरण आता है, इसलिए दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के बगैर इनका कोई अस्तित्व है वो नहीं है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति एक सी नहीं होती है। प्रत्येक अच्छा शिक्षक ये जानना चाहता है कि उसकी कक्षा के अलग अलग शिक्षार्थियों का शैक्षिक स्तर क्या है, उनकी शैक्षिक प्रगति के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं। शिक्षार्थी की कठिनाइयों का पता लगाने की प्रक्रिया ही शैक्षिक निदान है वो कहलाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक के माध्यम से दोनों के मध्य का जो अंतर संबंध है उसको स्पष्ट किया गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, नैदानिक एवं उपचारात्मक कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा अपन जान सकते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी प्रक्रिया को लेकर हम चर्चा करेंगे कि भाई उपचारात्मक जो शिक्षण है इसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो जो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो या तो व्यक्तिगत होता है या सामूहिक होता है। ये उपचारात्मक शिक्षण के दो प्रकार कह सकते हैं अपन, व्यक्तिगत शिक्षण और सामूहिक शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण में केवल एक जो विद्यार्थी होता है उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और सामूहिक जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें एक से अधिक विद्यार्थियों की जो समस्या होती है उसका समाधान है वो किया जाता है। सामान्यतः
सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण ही करवाया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत जो उपचारात्मक शिक्षण है वो संभव नहीं है। इसलिए अपने यहाँ अपन कह सकते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षण भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। अगर विद्यार्थियों की संख्या कम है तो व्यक्तिगत शिक्षण करवाया जा सकता है। सामान्यतः अपनी जो स्कूलें होती हैं उसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है, इसलिए व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, और जो अपन करवाते हैं वो होता है सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक कार्य कई प्रकार के अभ्यासों के माध्यम से कराए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के अंदर कौन कौन से अभ्यास होते हैं? इसमें दो अभ्यास होते हैं, एक होता है भाषिक माध्यम और एक होता है यांत्रिक माध्यम। अपन इन दोनों को विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भाई भाषिक माध्यम में क्या होता है और यांत्रिक माध्यम के अंदर क्या होता है। तो भाषिक माध्यम की अगर अपन बात करें तो भाषिक माध्यम में भाषा के तत्वों द्वारा शिक्षार्थी के भाषा स्तर में सुधार लाया जाता है। इसमें भाषा से संबंधित जो भी समस्या होती हैं उनके समाधान का माध्यम क्या होता है? भाषिक माध्यम होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बच्चे का उच्चारण सुधारना है तो उसके लिए शिक्षक क्या करता है? मानक उच्चारण का क्या करता है? अनुकरण करता है। यानी उच्चारण से संबंधित अगर किसी प्रकार के दोष होते हैं तो उसके सुधारने के लिए शिक्षक क्या करेगा? मानक उच्चारण का अनुसरण करेगा। यानी हिंदी के जो शब्द है उनका पहले शिक्षक के द्वारा उच्चारण किया जाएगा, फिर बच्चों से उसका उच्चारण करवाया जाएगा, तो उसको अपन कहते हैं मानक उच्चारण। और अगर मान लो शुद्ध वर्तनी को लेकर अगर कोई समस्या है तो उसके लिए जो माध्यम दिए गए हैं, जैसे उसके लिए अपन श्रुत लेख का साधन ले सकते हैं, अनुलेख का उपयोग कर सकते हैं, या सुलेख का उपयोग भी है वो अपन कर सकते हैं। श्रुत लेख के अंदर क्या होता है? शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी लिखता है। अनुलेख में लिखी हुई चीज होती है जिसको विद्यार्थी के द्वारा अपने कॉपी के अंदर लिखाया जाता है। और सुलेख में बच्चे की जो लिखावट होती है उस लिखावट को सुधार के लिए ये करवाया जाता है। इसके अलावा जैसे संरचना या व्याकरण की त्रुटियों से संबंधित कोई भी अगर समस्या है तो उसके लिए व्याकरण से संबंधित जो भी नियम होते हैं उनका बालकों को अभ्यास है वो करवाया जाता है। तो ये कुछ भाषिक माध्यम हो गए जिनके माध्यम से भाषा से संबंधित जो भी समस्या है होती है उनका समाधान करवाया जाता है। अगर उच्चारण से संबंधित समस्या है तो उसके लिए मानक उच्चारण का अनुकरण किया जाता है। अगर शुद्ध वर्तनी से संबंधित है तो फिर श्रुत लेख है, अनुलेख या सुलेख का उपयोग है वो किया जाता है। और इसके अलावा बालक अगर व्याकरण के नियमों से संबंधित उसको जानकारी नहीं है या उसके पास जो जानकारी है वो उसको लेकर उसका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करते हैं? अपन व्याकरण से जुड़े हुए जो नियम कानून कायदे होते हैं ना उसकी जानकारी अपन बच्चों को है वो करवाते हैं। तो ये भाषिक माध्यम के अंतर्गत अपन 3 प्रकार के प्रयास है वो कर सकते हैं। अब अपन अगर यांत्रिक माध्यम की बात करें तो यांत्रिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। इसमें श्रव्य माध्यम भी हो सकते हैं, दृश्य माध्यम भी हो सकते हैं, दृश्य और श्रव्य माध्यम भी हो सकते हैं। अब जैसे श्रव्य माध्यम की अगर अपन बात करें तो भाषा शिक्षण में उच्चारण सिखाने के लिए अपन टेप रिकॉर्डर का प्रयोग है वो कर सकते हैं। अगर बच्चे की उच्चारण से कोई संबंधित कोई समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए अगर अपन टेप रिकॉर्डर का अगर उपयोग करते हैं तो वो कौन सा माध्यम होगा? श्रव्य माध्यम होगा। कौन सा होगा? श्रव्य। और दृश्य माध्यम की अगर अपन बात करें इसमें जैसे वर्तनी है और व्याकरण सिखाने के लिए अपन श्यामपट है, चार्ट है, स्लाइड प्रोजेक्टर है आदि का भी अपन प्रयोग है वो कर सकते हैं। श्यामपट के लिए जैसे मान लो बच्चे को शब्दों को लिखने में दिक्कत आ रही है तो अपन जो शुद्ध शब्द है उसको श्यामपट पर है वो लिख सकते हैं और बच्चे को उनका अभ्यास है वो करवा सकते हैं। और दृश्य और श्रव्य माध्यम की अगर अपन बात करें तो इसमें जैसे फिल्म है, टीवी है आदि दृश्य श्रव्य माध्यमों से भी त्रुटिपूर्ण भाषा का सुधार है वो
किया जा सकता है। तो यांत्रिक माध्यम में 3 हो गए, एक श्रव्य माध्यम हो गया, इसके अलावा दृश्य माध्यम हो गए, और इसके अलावा कौन से हो गए, दृश्य और श्रव्य माध्यम हो गए। लास्ट अपना जो बिंदु है वो है शैक्षणिक निदान एवं औपचारिक शिक्षण का क्या महत्व है या इसकी क्या है उपयोगिता है। सबसे पहले इसकी उपयोगिता या महत्व की अपन बात करें तो शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता है वो चल जाता है। ये इसकी सबसे पहली इसकी उपयोगिता है या इसका क्या है महत्व है। अर्थात शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की सीखने से संबंधित जो कठिनाई उनका क्या है पता चल जाता है, पता भी चलता है, फिर उनका समाधान भी उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से करवाया जाता है। दूसरा है कठिनाइयों एवं कारणों को दूर करते हुए समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो सबसे पहला इसका महत्व और उपयोगिता क्या है कि अपने को कारणों का पता चल जाता है। दूसरा इसका महत्व और उपयोगिता क्या है कि उन कठिनाइयों को अपन क्या कर सकते हैं दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होती है और बालकों को अपनी शक्ति एवं योग्यता अनुसार शैक्षणिक प्रगति करने का क्या मिलता है अवसर मिलता है। औपचारिक शिक्षण द्वारा व्यक्तिगत छात्रों की कठिनाइयां दूर होती हैं और इस क्रिया से अन्य छात्रों के समय आदि की भी क्षति है वो नहीं होती है और पिछड़े बालकों में हीन भावना क्या होती है दूर होती है और वो कुसमायोजन से है वो बच जाते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या होगी उपयोगिता या महत्व। अगर अपन निदान और औपचारिक शिक्षण के महत्व और उपयोगिता की बात करें इसमें एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं उनकी कठिनाइयों का पता लगा सकते हैं, फिर समुचित शिक्षण के द्वारा इन कठिनाइयों को क्या करते हैं दूर कर सकते हैं और इन सब का परिणाम क्या होता है बालकों को अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार शैक्षिक प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा औपचारिक शिक्षण द्वारा व्यक्तिगत छात्रों की कठिनाइयां दूर होती है, इस क्रिया से अन्य छात्रों के समय आदि की भी क्षति है वो बचती है और सबसे अंत में है कि बालकों के अंदर जो हीन भावना होती है वो क्या हो जाती है दूर हो जाती है और वो कुसमायोजन से क्या है बच जाते हैं और उनका समायोजन है वो हो जाता है। धन्यवाद।